देखो, आसमान से एक आदमी की आवाज गूंजती है, जो जोर जोर से मोमेयांग का नाम पुकार रहा होता है। नीचे जमीन पर एक मैली कुचैली दुबली पतली सी लड़की इस अचानक आई आवाज से एकदम चौंक जाती है। फिर एक आसमानी आवाज उसे ऑर्डर देती है कि एक बच्चे की रक्षा करो, क्योंकि अब से उसके जीने का यही एक लौता मकसद होगा। पता है, ये ऑर्डर सीधा सेलेस्टियल क्लैन के हेड द ग्रेट कियानवू गैंग की तरफ से आया था। लड़की समझ जाती है कि अब यही उसकी लाइफ का नया मिशन है। ये सोचकर वो उस छोटे बच्चे की तरफ देखती है जिसकी उसे रक्षा करनी है। वो था बड़ा बेटा कियानमू रूयांग। अपनी इतनी बुरी हालत में भी वो लड़की बिना कोई सवाल किए अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है। उस वक्त उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस रोते हुए बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है। उस लड़की को बस एक बच्चा दिख रहा था जिसको उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। पर सच बताऊं तो उसे कहाँ पता था कि ये लड़का आगे चलकर कलंक बनेगा और पूरे सेलेस्टियल क्लैन को बर्बाद कर देगा। 15 साल गुजर जाते हैं और एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू होती है। इस बीच फैमिली के हेड की अचानक डेथ हो जाती है और वो सब कुछ अपने बेटे के लिए छोड़ जाते हैं। नया लीडर, वही कियानमू रूयांग, चीजों को और बिगाड़ देता है और क्लैन का पूरा रौबा और इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। पावर चले जाने की वजह से बहुत लोग उनकी फैमिली का साथ छोड़ने लगते हैं, लेकिन वो यंग प्रोटेक्टर पूरे टाइम अपने मास्टर के साथ ही रहती है। न जाने कितने दुश्मन उस लड़के को मारने आए और उसने उसको बचाने के लिए सबसे लड़ाई की। उस लड़की ने अपनी पूरी लाइफ एक बॉडीगार्ड की तरह उस घटिया इंसान के नाम कर दी। पर जिसको वो बचा रही थी ना, लग रहा था कि वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ है। अचानक बारिश के बीच दरवाजे पर दो मिस्टीरियस लोग आते हैं और देखो कैसा धोखा होता है। जिस आदमी को उसने जिंदगी भर बचाया, वही उसे पीछे से वार कर देता है। शौक में वो अपने मास्टर का नाम पुकारती है। उसे धोखे का रीजन समझ नहीं आता। फिर वो सोचती है कि क्या उसकी पूरी डिवोशन का सिला एक तलवार से मिलना था। लेकिन धोखा देने वाला खुद बहुत डरा हुआ लग रहा था। एक डरे हुए बच्चे की तरह रो रहा था। अपनी बची कुची ताकत के साथ प्रोटेक्टर खांसती है और घुटनों के बल गिर जाती है। उसके सीने में लगे गहरे घाव से ज्यादा दर्द तो उस धोखे का लग रहा था। कहते हैं ना कि टूटे हुए इंसान को ठीक नहीं किया जा सकता, और वो मास्टर इसका जीता जागता प्रूफ था। जिन भी गार्ड्स को उसने पहले हराया था, वो अब बारिश वाले आंगन में जमीन पर पड़े थे। मास्टर बहुत डेस्परेट लग रहा था और उन नए आने वालों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। वो मिस्टीरियस लोग, जिन्होंने हुड पहना था, बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसके पास आने लगे। घाव होने के बाद भी लड़की अपनी आखिरी ताकत बटोरकर तलवार निकालने लगती है। आंखों में नफरत लिए वो एक बार फिर उस आदमी का नाम पुकारती है जिसने उसे धोखा दिया था। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसकी जान के बदले वो लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। और वो सवाल करती है कि क्या डिमोनिक कल्ट सच में उस क्लैन को वापस खड़ा करने में मदद करेगा जिसको उसने खुद बर्बाद किया है। वो लड़की उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने यही एक रास्ता जिंदा बचने का सोच लिया था। मुंह से खून निकलते हुए भी प्रोटेक्टर कहती है कि उसका मास्टर बिल्कुल गलत था। उसी वक्त आसमान में एक डरावनी बिजली चमकती है और पूरी रात रोशन हो जाती है। उस रोशनी में डिमोनिक कल्ट से आए हुए उन विजिटर्स की असली पहचान सामने आती है। उनके बीच एक अजीब से चेहरे वाली औरत थी और एक मास्क पहने हुए जायंट ने अपने दुश्मनों की बॉडीज को ट्रॉफीज की तरह पकड़ा हुआ था। उन डरावने लोगों को देखकर वो डरपोक मास्टर पूरी तरह पैनिक करने लगता है। उन कल्टिस्ट्स में से एक कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। फिर वो जायंट उस डरपोक मास्टर पर अटैक कर देता है, जो डर के मारे चीखते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। बस एक ही वार में उस गद्दार की जिंदगी का एंड हो जाता है। ये सब देखकर प्रोटेक्टर को स्टार्टिंग से उस आदमी की सेवा करने का बहुत रिग्रेट होता है। जमीन पर पड़े हुए वो सोचता है कि क्या उसका पुराना लॉर्ड ये सब देख रहा था। वॉरियर को तब एहसास होता है कि वो बड़ा बेटा कभी भी बचाने के लायक था ही नहीं। उसे उस निठल्ले को न छोड़ने का पछतावा होता है और वो अपने पास्ट को याद करता है। इसी के साथ प्रोटेक्टर के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और उसकी आवाज आंगन में गूंजती है। घुटनों के बल बिल्कुल बेबस होकर वो आदमी जमीन पर बिखरी हुई बॉडीज को देखता है। बारिश वाला आसमान जैसे उसके दिल का सारा दुख और पछतावा रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर वो अपना एंड एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि अब किसी को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। एकदम शून्य में घूरते हुए प्रोटेक्टर कहता है कि अब पछतावा ही बाकी है। उसकी आंखों में हमें उस दिन के आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है जब उसकी लाइफ चेंज हुई थी। उसे याद आता है कि ओरिजिनली उसका कोई नाम नहीं था, जब तक सेलेस्टियल क्लैन ने उसे अपनाया नहीं था, और वहीं पर उसे मियोंग नाम मिला था, जिसका मतलब ही बेसिकली कोई नाम नहीं होता है। वो वॉरियर आखिरी बार उस क्लैन की बिल्डिंग को देखता है, अपनी इस ट्रैजिक किस्मत को एक्सेप्ट करते हुए,
उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि अगर वो वापस पैदा हो तो उसका खुद का एक नाम हो। वो ये भी विश करता है कि वो वापस अपने रूप में तो बिल्कुल पैदा ना हो। तभी कल्टिस्ट्स उसे फाइनल ब्लो दे देते हैं और इस तरह बिना नाम वाले उस आदमी का आखिरकार उस बारिश वाली रात को एंड हो गया। मौत उसे गले लगा लेती है और ये बहुत ही ठंडी और अकेली चीज लग रही थी, द रीबर्थ। लेकिन वो ठंडा अंधेरा अचानक से एक गर्म आम सी जन्ना लाइट में बदल जाता है। वो फील करता है कि कोई हल्के हाथों से गर्म पानी के बेसिन में उसके पैर धो रहा है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो आदमी इस अच्छी सी सेंसेशन से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक जवान नौकरानी पूरे फोकस के साथ उसकी देखभाल कर रही होती है। वो अचानक से चौंक कर उठ बैठता है और वो लड़की पीछे की तरफ गिर जाती है और शौक में चीखने लगती है। कंफ्यूज होकर वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो जिंदा है। उसे साफ याद है कि उसकी बॉडी को बहुत सारी तलवारों ने छेद दिया था। सर्वेंट माफी मांगने लगती है। उसे लगता है कि शायद वो पानी को लेकर गुस्से में है, पर वो उसे पहचान लेता है। पता है, वो वॉल यंग होती है, बड़े बेटे की पर्सनल मेड, जिसके साथ उसने हमेशा बुरा व्यवहार किया था। वो उसे शांत करता है लेकिन पूछता है कि वो उसे यंग मास्टर क्यों बुला रही है। लड़की की कंफ्यूजन को इग्नोर करते हुए वो पूछता है कि कियानमो रुयांग कहाँ है। तो सर्वेंट जवाब देती है कि वही तो यंग मास्टर कियानमो रुयांग है। उसने जो सुना उस पर यकीन न होते हुए वो आदमी पूरी निराशा में खुद के चेहरे को छूता है। घबराकर वो भागता है ताकि कहीं अपनी शक्ल देख सके। पानी के बेसिन में उसे उसी जवान ट्रेडर की शक्ल दिखती है जिससे वो इतनी नफरत करता था। उस रात थोड़ी देर बाद वो कंफर्म कर लेता है कि ये सब कोई सपना नहीं है। सच बताऊं तो वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि वो 15 साल पीछे पास्ट में चला गया है, उसी निठल्ले की बॉडी में। बेड पर बैठे हुए वो अपने नए मोटे मोटे हाथों को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। फिर वो सर्वेंट से पूछता है कि क्लैन में मूमी योंग नाम का कोई है क्या, पर वो मना कर देती है। वो समझ जाता है कि अब वो चियान मू री योंग बन गया है और इस वजह से उसकी पहले वाली एग्जिस्टेंस अब नहीं रही। वो इसे अपने हाथों से सेलेस्टियल क्लैन को बचाने का एक मौका की तरह देखता है। इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि वो धीरे धीरे फिगर आउट करेगा कि ये कैसे करना है, क्योंकि उसके पास आगे 15 साल है। पर इन बातों को साइड रखकर वो सोचता है कि इस बड़े बेटे का रूम इतना प्लेन क्यों है। ये जगह किसी आम अप्रेंटिस के रूम से थोड़ी ही बड़ी है, जो कि बहुत अजीब बात थी। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर शेल्फ पर एक चमकती हुई चीज पर रुकती है। वो नीली सी चमक उसे जानी पहचानी लगती है और वो याद करने की कोशिश करता है कि उसने इसे पहले कहाँ देखा है। फिर उसे याद आता है कि ये वही तलवार थी जिससे पास्ट में उसकी जान ले ली गई थी। शॉक होकर वो बिल्कुल अपने सामने रखी उस सेलेस्टियल लाइट तलवार को पहचान लेता है। ये वही लेजेंडरी तलवार है जो अंधेरे को चीरने वाली एक सिंगल लाइट रे से पैदा हुई थी। और ये एक ऐसा खजाना भी है जो सिर्फ सेलेस्टियल क्लैन के बड़े बेटे को ही दिया जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो पावरफुल सेलेस्टियल लाइट सॉर्ड उसकी है। चेहरे पर एक स्माइल के साथ वो उस तेज धार में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। जैसे ही वो वेपन को म्यान से निकालता है, एक बहुत तेज रोशनी पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने पहले जो तलवारें यूज की हैं, ये उनसे बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं। एक्साइटेड होकर वो लेजेंडरी तलवार को हाथ में लेकर कुछ मूव्स ट्राई करता है, लेकिन उसकी करंट बॉडी इतनी वीक है कि वो उस भारी वेपन को ठीक से उठा भी नहीं पाती। हल्के से एफर्ट से ही उसकी सांस फूल जाती है, जिससे साफ दिख जाता है कि वो कितना आउट ऑफ शेप है। उसके पैर कांपने लगते हैं और वो उस प्रेशियस ब्लेड को फर्श पर गिराते गिराते बचता है। एकदम थक हार कर वो हांफते हुए जमीन पर घुटने टेक देता है। उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसे यकीन नहीं होता कि इतने कम एफर्ट में ही उसकी सांसें और मसल्स अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। उसी रात हमारा हीरो अपनी नई बॉडी की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वो फिर से लोटस पोजीशन में बैठकर मेडिटेट करता है ताकि अपनी इंटरनल एनर्जी को एनालाइज कर सके। उस यंग मैन को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उस बॉडी का जो पहला ओनर था उसको भी नॉर्मल तरीके से तलवार यूज करनी तो आनी चाहिए थी। वैसे देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी दांटियन में बनती है और मेरिडियंस के थ्रू स्मूथली फ्लो करती है। पर उस लड़के की बॉडी चेक करने पर उसको पता चलता है कि उसकी एनर्जी में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी उसके दांटियन और मेरिडियंस में फंसी हुई है और आपस में क्लैश कर रही है। ये एकदम किसी एलिक्सिर के ओवरडोज जैसा लग रहा था, वही जो आमतौर पर अमीर घर के लड़के लेते हैं। वो इस प्रॉब्लम को गोल्डन स्पून क्यू एविएशन के नाम से डायग्नोज करता है और सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो यंग मैन देखता है कि कई सारे अप्रेंटिसेस लकड़ी की तलवारों से अपने मूव्स प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ट्रेनिंग के बीच में ही एक लड़का अपने ओपोनेंट के सिर पर पूरी ताकत से मारता है। जिसके सिर पर चोट लगी थी वो गुस्से में अपने पार्टनर से कंप्लेंट करता है कि उसने उसके सिर पर क्यों मारा, लेकिन अटैकर उसको बस एक लड़की बुलाता है और कहता है कि वो उस बेट के पैसे दे जो वो हार गया है। गुस्से में हारने वाला कहता है कि वो राउंड काउंट नहीं होगा और रिजल्ट एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। जीतने वाला अपने दोस्त के रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसको घूरता है। उसे ये टैंट्रम समझ नहीं आ रहा था। उसी मोमेंट उन दोनों की नज़र हमारे हीरो की एंट्री पर पड़ती है और उनमें से एक उसे पहचान लेता है। फिर दूसरा पूछता है कि वो निठल्ला वहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो कभी ट्रेन ही नहीं करता। हमारा हीरो मुश्किल से तलवार पकड़ पा रहा है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी की हालत एकदम खराब है। एक अप्रेंटिस उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो वहां रहे। उनके कमेंट्स को इग्नोर करके वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसको अपना ये फैट कम करना है और वो दौड़ना शुरू कर देता है। बाकी वॉरियर्स ये अजीब सा सीन देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं, जहां एक मोटा लड़का इतनी मुश्किल से दौड़ रहा है। हमारा हीरो आंगन के बीच से दौड़ता है और हर कोई उसको नफरत भरी नजरों से देख रहा होता है। ये अजीब सीन देखकर 3 अप्रेंटिसेस उस दौड़ते हुए मोटे लड़के के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। उनमें से एक विकेट स्माइल के साथ कमेंट करता है कि लगता नहीं इस यंग मैन का यहां से जाने का कोई इरादा है। दूसरा वॉरियर कहता है कि वो उसे यहां आने पर पछतावा फील करवाएगा। फिर वो बुली अपनी लकड़ी की तलवार हमारे हीरो की तरफ फेंक देता है। वो लड़का ढंग से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाता जब वो चीज उसकी तरफ उड़ती हुई आती है। तब उसको रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी की हालत उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा खराब है। उस पुराने ओनर ने जो अनगिनती एलिक्सर्स खाए थे वो अब एक खतरनाक जहर में बदल चुके हैं। अगर उस लड़के ने थोड़ी ट्रेनिंग की होती तो उसके पास ऐसी इंटरनल पावर होती कि हर कोई उससे जलता। पर सबसे पहले उसको अपनी बॉडी को इस लायक बनाना है कि वो उन एलिक्सर्स को अब्जॉर्ब कर सके और ट्रेन कर सके। अचानक एक असली तलवार उसकी तरफ उड़ती हुई आती है और उसको छूते हुए निकल जाती है। वो ब्लेड उसके पास से गुजरती है और पास के ही एक लकड़ी के खंभे में जाकर घड़ जाती है। शॉक में यंग मास्टर उस तलवार की तरफ देखता है। उसको यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। वो सोचता है कि क्या वो सच में एक असली तलवार थी और बुरी तरह डर जाता है। बुली पास आता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वेपन उसके हाथ से फिसल गया था। उसके पीछे अप्रेंटिसेस का ग्रुप उनकी आंखों में नफरत लिए इस पूरी सिचुएशन पर हंस रहा होता है। बुलीज का जो लीडर होता है वो उस मोटे लड़के के पास आते हुए एक मजाक उड़ाता हुआ चेहरा बनाता है। हमारा हीरो उन अटैकर्स को एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ फेस करता है, हालांकि उसके ठंडे पसीने छूट रहे होते हैं। वो लोग उसे वार्न करते हैं कि ये जगह डेंजरस है और एडवाइस करते हैं कि वो वापस अपने रूम में चला जाए। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या पास्ट में सच में ऐसी ही हालत थी। बुली को लगता है कि ऐसी वार्निंग सुनकर वो मोटा वापस अपने कमरे में जाकर छुप जाएगा। एक फेक स्माइल के साथ वो उस तलवार वाले एक्सीडेंट के लिए दोबारा माफी मांगता है, पर यंग मास्टर उसकी फिक्र के लिए उसे थैंक यू कहता है और बोलता है कि वो ध्यान रखेगा। फिर वो मुड़ता है और दोबारा दौड़ना शुरू कर देता है, सारे बुलीज को पीछे कंफ्यूज छोड़कर। बुलीज का ग्रुप उस पर हंसने लगता है और उनमें से एक अपनी जीती हुई बेट के पैसे कलेक्ट करता है। हाथ में जीते हुए पैसों के साथ वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करने जाने का डिसाइड करते हैं, पर उनके ग्रुप का लीडर हमारे हीरो को आंखों में नफरत भरकर घूरता है और गुस्से में दांत पीसता है। इतना उकसाने के बाद भी यंग मैन अपनी रन कंटिन्यू रखता है बिना उनकी कोई परवाह किए। उसको वो वॉरियर्स बिल्कुल घटिया लगते हैं, पर वो कंट्रोल करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे पता था कि वो हार जाएगा। इस बात को साइड रखकर वो अपने गोल पर फोकस करता है, जो कि हेवनली ड्रैगन की लाइब्रेरी में जाना था। बड़े बेटे के होने के नाते उसे लगता है कि उसको क्लैन के सीक्रेट मार्शल आर्ट्स तक आसानी से एक्सेस मिल जाएगा। सूरज ढलने लगता है और वो लड़का आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि 2 गार्ड्स ने उस बड़ी लाइब्रेरी के एंट्रेंस को ब्लॉक किया हुआ है। कंफ्यूज होकर वो एक गार्ड से पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। वो गार्ड यंग मास्टर को एक रूट से लुक के साथ देखता है और ठंडी आह भरता है। वो रिपीट करता है कि यंग पेट्रियार्क को सक्सेसर की पोजीशन से हटा दिया गया है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे ऐसी न्यूज़ की उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से उसकी उस लाइब्रेरी में एंट्री पूरी तरह से बैन थी। कांपते हुए पैरों के साथ वो यंग मैन अपने रूम में वापस आता है। उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पूरी तरह टूटा हुआ वो खुद को बेड पर गिरा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। बेड पर बैठे हुए वो अपने आसपास देखता है और अपने उस छोटे से रूम के दरवाजे को घूरता है। फिर आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि उसका रूम इतना सिंपल और छोटा क्यों है।
उसका इरादा था कि वो उन एलिक्सिर्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का कोई रास्ता निकालेगा, पर अब उसे अपना प्लान चेंज करना होगा। छत को देखते हुए उसे याद आता है कि इस बॉडी के पहले ओनर का बचपन आसान तो बिल्कुल नहीं था। उसे याद आता है कि उस लड़के की बॉडी को एलिक्सिर्स ने बर्बाद कर दिया था और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। और फिर वो धोखा याद आता है, ये सोचते हुए कि क्या वो यंग मैन उसे भी एक दुश्मन समझता था। गुस्से में वो बेडशीट्स को मुट्ठी में भींचता है और कहता है कि उसे उस कचरे जैसी चीज के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। वो लड़का बॉडी के पुराने ओनर को ब्लेम करता है कि उसी ने डेमोनिक कल्ट को लाया और क्लैन को बर्बाद किया। वो समझ जाता है कि उसके पास एलाइज नहीं थे, ये बस उस लड़के के कर्मों का नतीजा था। उसी समय उसकी नज़र टेबल पर रखी किसी चीज़ पर पड़ती है। फिर वो देखता है कि मेड ने खाना छोड़ा है और कंप्लेन करता है कि इसमें तो बस मशरूम्स हैं, कोई मीट नहीं है। हमारा हीरो सोचता है कि इतना फीका खाना खाकर वो लड़का इतना मोटा कैसे हो गया, लेकिन उसे याद आता है कि इतना सब होने के बाद भी उस यंग मास्टर के पास कम से कम एक अकेला एलाय तो था। अगले दिन हमारा हीरो अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। आंगन में वो हैवी एक्सरसाइज के लिए अपनी बॉडी प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेच करना शुरू करता है। थोड़ी सी ही मेहनत में वो लड़का हाँफने लगता है और उसकी सांस पूरी तरह फूल जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी बॉडी सिर्फ थोड़े से वार्म अप से ही दुखने लगी है और थक गई है। अचानक वो मेड आती है और कुछ चीजें पकड़े हुए उसे इतनी सुबह उठा हुआ देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो आज भी ट्रेन करने वाले हैं। थोड़ा शर्माते हुए यंग मास्टर बोलता है हाँ, और वो लड़की उसके पास से गुजरते हुए उसे गुड डे विश करती है। लड़का नोटिस करता है कि उसकी मेड उसके कपड़े लेके खड़ी है। वो उससे पूछता है कि क्या ये मेरे कपड़े हैं, और लड़की अचानक इस सवाल से थोड़ा घबरा जाती है। वो सॉरी बोलती है और बताती है कि कल रात उसका वेट करते करते उसकी आंख लग गई थी। अब सच बताऊं तो लड़के को लगता है कि भले ही वो लड़की उसके ज़्यादा काम नहीं आती, पर वही उसकी अकेली दोस्त या एलाय है। फिर मेड यंग मास्टर को अचानक अपने पास आते देख थोड़ा पीछे हट जाती है। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उसकी हार्डवर्क और डेडिकेशन के लिए थैंक यू बोलता है। बेचारी लड़की एकदम पैनिक कर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इन सब का मतलब क्या है। एक बड़ी सी स्माइल के साथ लड़का अपोलोजाइज करता है और उसको वार्न करता है कि अभी कुछ टाइम तक उसके पास और भी ज़्यादा काम आने वाला है। इसके बाद वो घूमता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए कोर्टयार्ड में वापस भागने लगता है। अब पता है, वो लड़की बस वहां खड़ी अपने मास्टर को बड़ी कन्फ्यूजन और शर्म से लाल चेहरे के साथ देखती रहती है। रात हो जाती है और पूनम का चांद, फुल मून, पूरे हेवनली क्लैन को रोशन कर रहा होता है। पर अपना हीरो रुकता नहीं है। अंधेरे में भी वो कोर्टयार्ड में दौड़ता रहता है। उसका भारी और मोटा शरीर इस मेहनत को मुश्किल से झेल पा रहा होता है, पर बंदा अपने गोल से पीछे नहीं हटता। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है और हर कदम के साथ उसकी सांस फूल रही होती है। उसे लगता है जैसे वो इस दर्द के मारे अभी बेहोश ही हो जाएगा। तभी ना उसको अपनी पास्ट लाइफ की, जब वो मम योंग था, एक मेमोरी आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसका मास्टर एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग सेशन के दौरान उस पर चिल्ला रहा था। मास्टर उससे पूछता है कि क्या वो वाकई न्यू ईयर फेस्टिवल में जाना चाहता था। गुस्से में वो आदमी उसे एहसान फरामोश बोलता है और 100 बार स्ट्राइक करने का ऑर्डर देता है। उसका सुपीरियर उसको ताना मारता है कि वो बहुत स्लो है, जबकि वो बेचारा अकेले कोर्टयार्ड में ट्रेन कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा क्यानमू रिंग अपने पापा के साथ लैंटर्न परेड में मज़े कर रहा होता है। तब उस यंग वॉरियर को लगता है कि क्या उसने कभी अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ डिसाइड किया भी था। उसके पास उस पेट्रियार्क का एहसान चुकाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जिसने उसे पाला था। पर यार, अपने पास्ट के कंपैरिजन में अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। एक स्माइल के साथ वो सोचता है कि इस सब में सच में बड़ा मजा आ रहा है। उधर छुपकर मेड अपने यंग मास्टर को इतनी मुश्किल से दौड़ते हुए देख रही होती है। उसकी हालत देखकर लड़की के चेहरे पर एकदम टेंशन आ जाती है। अचानक से लड़का और बर्दाश्त नहीं कर पाता और थककर जमीन पर गिर जाता है। वो भागकर उसकी हेल्प करने जाती है और अपने हीरो को रियलाइज होता है कि ये लड़की जितनी लगती है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। दिन बीतते हैं और लड़के की इंटेंस ट्रेनिंग चलती रहती है, यहाँ तक कि बारिश में भी। बुली करने वाले लड़कों का एक ग्रुप उसे देखता है और उसकी इस डेली मेहनत का मजाक उड़ाता है। उनमें से एक लड़का अपनी जीती हुई बेट के पैसे लेता है क्योंकि उसके दोस्त ने बेट लगाई थी कि ये मोटा लड़का आज नहीं आएगा। हारने वाला दोस्त गुस्से में यंग मास्टर के इस थके हुए पैथेटिक एटीट्यूड की बुराई करता है। एक और लड़का उसे चुप रहने को कहता है, पर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यंग मास्टर सुन लेगा। वो बोलता रहता है कि अगर ये लड़का पेट्रियार्क बन भी गया ना, तो भी इसके पास कोई पावर नहीं होगी। वो बुली एक्सप्लेन करता है कि वहाँ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और कमांडर क्यानमू सान हक हैं, और इसीलिए डिसाइपल्स को बस उन दोनों में से किसी एक की बात सुननी है और यंग मास्टर को इग्नोर करना है।
बेट सेटल होने के बाद ठंड की शिकायत करते हुए वो बुलीज वहां से निकलने लगते हैं, पर उनका लीडर वहीं रुक जाता है। उसकी आंखों में एकदम नफरत होती है। वो अपने हीरो को घूरता है जो बारिश में बिना किसी परवाह के दौड़ रहा होता है। उस बुली को लगता है कि ये मोटा लड़का अपना सक्सेसर का टाइटल वापस लेने के लिए जरूर कुछ ना कुछ साजिश रच रहा है। तभी हीरो दौड़ना रोकता है और एकदम उस बुली के सामने खड़ा हो जाता है। लड़का समझ जाता है कि हीरो ने सब सुन लिया है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूर से मेड ये सब देख रही होती है और डर रही होती है कि अब आगे क्या होगा। मास्टर के कपड़े हाथ में पकड़े वो मेड उन बुलीज को एकदम गुस्से और डिफाइंट लुक के साथ घूरती है। लड़की के चेहरे पर इतना गुस्सा होता है जैसे वो अभी पक्का कुछ कर गुजरने वाली हो। कुछ टाइम बाद आखिरकार हेवनली क्लैन में धूप निकल आती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में हम देखते हैं कि रैक पर बहुत सारी वुडन स्वॉर्ड्स रखी हैं। अपना हीरो एक नई तरह की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए उनमें से एक वेपन उठाता है। स्वॉर्ड हाथ में आते ही वो अपने मूव्स प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उन स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस शुरू करता है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में एक वॉरियर के तौर पर सीखी थी। चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी फाइनली अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। अब उसमें इतना स्टैमिना आ गया है कि वो स्वॉर्ड उठा सके और इससे उन दवाइयों एलिक्सर्स का असर भी जल्दी बॉडी में जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बुली मेड पर भड़क जाता है और उससे कहता है कि उसने जो भी कहा वो वापस ले ले। ये सब देखकर बाकी अप्रेंटिसेस बस वहां खड़े तमाशा देखते रहते हैं, पर लड़की बहादुरी से अपने मास्टर को डिफेंड करती है और उस एग्रेसर पर चिल्लाती है कि वो उसे इंसल्ट ना करे। अपना हीरो भी अपनी इस अकेली एलाई की बहादुरी देखकर शॉक रह जाता है। बुली लड़की की इस हिम्मत पर आग बबूला हो जाता है और उसे जोर से कॉलर से पकड़ लेता है। वो गुस्से में उससे अपनी बात रिपीट करने को कहता है। बिना किसी डर के लड़की डिमांड करती है कि उसने यंग मास्टर की जो बेइज्जती की है उसे वो वापस ले ले। बाकी लोग बस देखते रहते हैं जबकि वो एग्रेसर इस सिचुएशन से और चिढ़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक मामूली सी मेड उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर रही है, और वो गुस्से में अंधा हो जाता है। पर लड़की अपनी जगह पर डटी खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। इस बहस से थक कर बुली उसे धमकाने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है। वो कहता है कि वो उसकी गर्दन पर ब्लेड रखकर देखेगा कि इसके तेवर बदलते हैं या नहीं। पर तभी ना एकदम अचानक से एक फिगर आती है और उसके अटैक को रोक लेती है। वो लड़का पूरी तरह से शॉक हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर अभी हुआ क्या। देखो, अपना हीरो आकर मेड के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे बचा लेता है। एग्रेसर यंग मास्टर के इस एक्शन से कंफ्यूज होकर उसे हैरानी से देखता रहता है। एकदम सीरियस लुक के साथ हीरो बिना कुछ बोले बुली को घूरता है। वो लड़का हकला के कुछ बहाना बनाने की कोशिश करता है, पर हीरो उसे बीच में ही रोक देता है। हीरो उससे कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड सही इंसान पर पॉइंट करे। वो एग्रेसर को चैलेंज करता है कि जो भी बातें वो मेड को बोलना चाहता था वो डायरेक्ट आकर उसे बोले। अपनी ब्लेड पॉइंट करते हुए हीरो उससे कहता है कि चलो ये मैटर अब स्वॉर्ड्स के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। बुली को तो यकीन ही नहीं होता और पूछता है कि क्या उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज किया जा रहा है। एक स्मर्क के साथ अपना हीरो थोड़ा सोचकर ड्यूएल वर्ड रिपीट करता है। फिर वो स्टेक्स बढ़ा देता है और पूछता है कि लाइफ और डेथ बैटल के बारे में उसका क्या ख्याल है। हीरो बोलता है कि अगर बुली जीत गया तो वो दोबारा कभी ट्रेनिंग ग्राउंड में कदम नहीं रखेगा। मेड अपने मास्टर का ये एटीट्यूड देखकर डर जाती है और उन्हें उनके टाइटल से बुलाती है। बुली चिल्लाता है कि हीरो ने तो 1 महीने से स्वॉर्ड पकड़ी भी नहीं है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एक ही स्ट्राइक में स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है और मेड बस देखती रह जाती है। एकदम सीरियस फेस बनाकर अपना हीरो कहता है कि वो खुद की इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता है, पर जो उसकी परवाह करता है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। वो बोलता है कि यही उसके उसूल हैं और उस बुली को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। एग्रेसर थोड़ा हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या वो सच में फाइट करेगा, और हीरो हाँ बोलता है। अब कोई और रास्ता ना देखकर राइवल ड्यूअल एक्सेप्ट कर लेता है और कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ ज्यादा है और इस मोटे लड़के के जीतने का कोई चांस नहीं है। अपनी ठंडी निगाहों से हीरो निडर होकर उसे स्काउंड्रल बोलता है। यंग मास्टर से एकदम पावरफुल अजीब सी ऑरा निकलने लगती है जब वो अपने ओपोनेंट के सामने होता है। बुली उस एनर्जी से बुरी तरह डर जाता है और सोचता है कि आखिर ये कैसा अनएक्सप्लेन्ड स्पिरिट है। गुस्से से देखते हुए हीरो अपने दांत पीसते हुए पूछता है कि क्या उसका राइवल डर गया है। एग्रेसर थोड़ा पीछे हटता है और हीरो वार्न करता है कि अगर वो अटैक नहीं करेगा तो वो खुद ही आगे बढ़ जाएगा, और बिना झिझक के उस बुली पर अटैक कर देता है। राइवल एक स्मर्क के साथ कहता है कि गुड ट्राई, पर तुम बहुत स्लो हो। अचानक से दोनों स्वॉर्ड्स एक ब्राइट लाइट के साथ टकराती हैं और हवा में चिंगारियां उड़ने लगती हैं। मेटल के टकराने की आवाज पूरे कोर्टयार्ड में गूंजने लगती है और इम्पैक्ट की फोर्स से एग्रेसर शॉक में आ जाता है।
उस ब्लो की पावर इतनी थी कि एग्रेसर की स्वॉर्ड हवा में उड़ जाती है और उसके हाथ खाली रह जाते हैं। हीरो अपनी स्वॉर्ड राइवल की तरफ पॉइंट करता है, जो एकदम शॉक में होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे हार गया। उस राइवल को लगता है कि शुरू से हीरो का टारगेट वो था ही नहीं, बल्कि उसकी स्वॉर्ड थी। फिर वो पूछता है कि ये कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक थी और ये नकारा अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। तो हीरो याद दिलाता है कि भाई ये एक लाइफ और डेथ ड्यूएल था और तुमने ध्यान नहीं दिया, केयरलेस हो गए। उसके बाद एग्रेसर जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और हीरो उसे पथेटिक बोलता है। यंग मास्टर कहता है कि वो इस स्वॉर्ड को पकड़ने के लायक नहीं है। ये स्वॉर्ड दूसरे के रखवाली के लिए है। हम देखते हैं कि टक्कर की वजह से अपने हीरो के हाथ से भी खून बह रहा होता है। वो अपने राइवल से कहता है कि इस बारे में सोचे कि आखिर वो स्वॉर्ड पकड़ता क्यों है, और जब इसका जवाब मिल जाए तभी वापस आए। घुटनों पर बैठा बुली विनर की बातों पर और अपने लड़ने के रीजन पर सोचने लगता है। ड्यूएल खत्म होने के बाद हीरो मेड्स को बुलाता है ताकि वो लोग वहां से जा सकें। एग्रेसर वहां पीछे शौक में अपने खाली हाथ को घूरता रह जाता है, अपनी हार पर विश्वास ही नहीं कर पाता। उसका हाथ कांप रहा होता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने सिर्फ ड्यूएल ही नहीं, अपनी इज्जत भी खो दी है। वो वहीं बैठे यंग मास्टर और उस लड़की को दूर जाते हुए देखता है। अपने रूम में वापस आने के बाद मेड पिछले झगड़े में इन्वॉल्व होने के लिए माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि उसे आगे नहीं आना चाहिए था और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। हीरो चुपचाप स्वॉर्ड पकड़े उसकी माफी सुनता रहता है। लड़की बताती है कि जब बाकी लोग मास्टर की मेहनत का मजाक उड़ा रहे थे तो उससे देखा नहीं गया और वो बहुत अपसेट हो गई थी। अपना सिर जमीन पर झुकाकर वो सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से हीरो के हाथ में चोट लग गई। हीरो मन ही मन सोचता है कि चोट तो एक पावरफुल टेक्निक यूज करने की वजह से लगी थी, और वो कहता है कि इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। हैरान होकर लड़की अपना सिर उठाती है और अपने मास्टर को देखती है। उसे उसकी ऐसी रिएक्शन बिल्कुल समझ नहीं आती। तब हीरो दोबारा बोलता है कि वो उन लोगों के खिलाफ कोई इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसकी परवाह करते हैं। एक स्माइल के साथ वो कहता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी टॉलरेट नहीं करेगा, चाहे ओपोनेंट कोई भी हो। मास्टर के इन काइंड वर्ड्स को सुनकर मेड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पता है, इसके बाद लड़की को यंग मास्टर की एक पुरानी न्यू ईयर विश याद आती है। जब लड़के ने कहा था कि वो एक दिन हाथी जैसा स्ट्रांग फैमिली हेड बनेगा ताकि सबको प्रोटेक्ट कर सके, और उसने प्रॉमिस किया था कि अगले ही दिन से वो स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू कर देगा। छोटे मास्टर ने उस मेड को ये भी बोला था कि भले ही वो लड़की हाइट में उससे बड़ी है, पर वो उसको भी हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये सब याद करके उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्रेजेंट में वापस आकर मास्टर के एटीट्यूड में ये चेंज देखकर लड़की खुशी से रोने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही पुराना मास्टर है जिसे वो जानती थी और जिसकी वो इतनी इज्जत करती थी। अचानक से एक अजीब सी मिस्टीरियस आवाज आती है जो पूछती है कि क्या वो अपनी इन बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। यंग मास्टर कंफ्यूज हो जाता है और मेड को देखता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये अचानक से कहां से सवाल आ गया। एकदम सीरियस होकर वो उस आवाज वाले इंसान की तरफ मुड़ता है। वो इंसान और कोई नहीं, यंग मास्टर के अंकल निकलते हैं, जो चियान फैमिली के 3 पिलर्स में से एक हैं। ये आदमी हेवनली ड्रैगन और हेवनली फीनिक्स स्वॉर्ड बॉडीज का ग्रैंड मास्टर भी है। चियोन सैन हक नाम का ये आदमी सख्त चेहरे के साथ अपना सवाल रिपीट करता है। अपना हीरो बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करता है और इग्नोरेंट होने और उनसे मिलने ना आने के लिए माफ़ी मांगता है। तभी उसको अपनी पास्ट लाइफ की एक मेमोरी आती है और उस आदमी की याद आती है। पर अंकल उसे पैथेटिक बोलते हैं और कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो और जवाब दो। हीरो को रियलाइज होता है कि अंकल का एटीट्यूड आज भी वैसा ही है जैसा 15 साल पहले था, जब उन्होंने उसको एक लॉस्ट कॉज, बेकार मान लिया था। हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हीरो बोलता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना ही उसका उसूल है और वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। अंकल उसकी इन बातों का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो ड्यूअल में यूज की गई स्वॉर्ड टेक्निक को ड्रैगन्स क्लॉ पहचान लेते हैं। वो आदमी समझाता है कि क्योंकि ये एक सीक्रेट टेक्निक है, लड़के ने जरूर इसे किसी गद्दार, ट्रेटर से सीखा होगा। गुस्से में वो कहता है कि वो उस गद्दार और उसकी मदद करने वाले सभी लोगों को ढूंढकर कड़ी सजा देगा। अपने हीरो को समझ आ जाता है कि ये सब उसको ट्रेनिंग ग्राउंड से हमेशा के लिए बैन करने का सिर्फ एक बहाना है। इसके बाद यंग मास्टर उस सो कॉल्ड ट्रेटर की आइडेंटिटी बताने के लिए तैयार होता है। अंकल गुस्से और नफरत से भरी आंखों से अपने भतीजे को घूरते हैं और जवाब का बेसब्री से वेट करते हैं। लड़का समझता है कि उसको अभी अपने वर्ड्स बहुत ध्यान से चूज करने पड़ेंगे ताकि वो मुसीबत में ना फंसे। फिर वो आखिरकार जवाब देता है और अपने अंकल से कहता है कि क्लैन में कोई गद्दार नहीं है।
ग्रैंड मास्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो इस अनएक्सपेक्टेड आंसर से शॉक रह जाते हैं। लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसने बस ये टेक्निक बाय चांस एक बार देखी थी और कॉपी कर ली। ये एक्सक्यूज सुनकर अंकल को बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो एक चिढ़ाने वाली हंसी हंसते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उनको भतीजे का ये एक्सप्लेनेशन एकदम कंप्लीटली रिडिक्युलस लगता है। अपनी स्वॉर्ड निकालकर वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है और लड़ने की तैयारी करते हैं। बिना एक पल सोचे ग्रैंड मास्टर अपने भतीजे पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ते हैं। वो क्लेम करते हैं कि इस लड़के जैसा कोई भी इस टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकता और उसको ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देते हैं। अपना हीरो टेंशन में आ जाता है और कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होकर अपनी स्वॉर्ड टाइटली पकड़ लेता है। ग्रैंड मास्टर की बॉडी से एक डराने वाली और खतरनाक रेड पावर ऑरा निकलने लगती है। लड़का कहता है कि अगर अंकल को उस पर विश्वास नहीं है तो वो उसे कॉपी करने के लिए कोई और टेक्निक दिखा दें। इस बोल्ड प्रपोजल को सुनकर ग्रैंड मास्टर एकदम स्पीचलेस और हैरान रह जाते हैं। यंग मास्टर के हाथ से खून टपक रहा होता है, पर वो इस चैलेंज से पीछे नहीं हटता। अंकल उस पे इल्जाम लगाते हैं कि वो बचने के लिए झूठ बोल रहा है और कहते हैं कि वो उसकी एक बात पर ट्रस्ट नहीं करते। इसके बाद वो घूमते हैं और मेड को बुलाकर पूछते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। वो लड़की को ऑर्डर देते हैं कि सच सच बताए कि उसका मास्टर क्या स्कीम प्लॉट कर रहा है। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ ग्रैंड मास्टर वॉर्न करते हैं कि अगर उसने झूठ बोलने की हिम्मत भी की तो वो बिना 2 बार सोचे उसको वहीं काट देंगे, जिससे बेचारी लड़की बुरी तरह डर जाती है। डर के मारे लड़की का चेहरा पीला पड़ जाता है और माथे से पसीना छूटने लगता है। कांपते हुए हाथों के साथ वो जवाब देने के लिए सही वर्ड्स ढूंढती है। फिर वो कहती है कि पिछले 1 महीने से यंग मास्टर बस हमेशा स्माइल करते रहते हैं। हम देखते हैं कि मेड अपने मास्टर को ऑब्जर्व कर रही होती है, जो अपनी खुद की मेहनत पर प्राइड से मुस्कुरा रहे होते हैं। अंकल ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि इस सब का क्या मतलब है। वो सोचते हैं कि वो बिगड़ैल लड़का जो हमेशा गुस्से में फट पड़ता था, अचानक से कैसे स्माइल कर सकता है। हकलाते हुए लड़की कंफर्म करती है कि उन्होंने सच में पिछले कुछ दिनों में अपना एटीट्यूड पूरी तरह बदल लिया है। सीक्रेटली उसे याद आता है जब उसने लड़के को चेहरे पर एक स्माइल के साथ ट्रेन होते देखा था। वो कहती है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में दौड़ते हुए भी यंग मास्टर बस स्माइल करते थे। पता है, लड़का पहली बार अपने खुद के लिए इतनी मेहनत करके इतना खुश था कि वो नेचुरली स्माइल कर रहा था। हमारा हीरो वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने खुद के लिए इतनी मेहनत करके खुश था और इस चीज़ ने उसे मोटिवेट किया। मेड आगे कहती है कि जब बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे थे तब भी उसने कोई परवाह नहीं की और पहली बार उसने अपनी तलवार गुस्से में नहीं निकाली, बल्कि उस लड़की को बचाने के लिए निकाली थी। एकदम इमोशनल आवाज में मेड कहती है कि उसका मास्टर बदल गया है और उसे उस पर पूरा भरोसा है। ग्रैंड मास्टर उस लड़की की बातों को सुनते हैं और अपने भतीजे के सो कॉल्ड बदलाव पर सोचते हैं। एक थॉटफुल लुक के साथ लगता है कि आखिरकार वो इस पॉसिबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं कि शायद वो गलत थे। अंकल पूछते हैं कि उसे कौन सा मार्शल आर्ट आता है और लड़का बताता है कि वो हेवन लीसन का आर्ट जानता है। इस पर ग्रैंड मास्टर अपनी 2 उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि वो उसे 2 महीने का टाइम देंगे। फिर वो उसे चैलेंज करते हैं कि 2 महीने में सबसे बेस्ट अप्रेंटिस को हराकर अपनी काबिलियत साबित करे। एक इंटेंस गेज के साथ वो आदमी पूछता है कि क्या उनका भतीजा इस चैलेंज को पूरा करने के काबिल है। हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि पास्ट में भी उसके अंकल ने उसे हमेशा इसी तरह टेस्ट किया था, पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो जवाब देता है कि 1 महीना उसके लिए बहुत है। ग्रैंड मास्टर एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, इस इतने बोल्ड आंसर से थोड़ा सरप्राइज होकर। उनका हाथ अपनी तलवार की हिल्ट पर रखा होता है जब वो उस यंग मास्टर को घूरते हैं। फिर अंकल उस शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सो बी इट कहकर वहां से जाने लगते हैं। एक विक्टोरियस स्माइल के साथ लड़का अपने अंकल को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखता है। उसके बाद वो मेड की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें अब वापस चलना चाहिए, पर वो लड़की कंफ्यूज थी। प्रोटैगनिस्ट फिर स्माइल करते हुए कहता है कि उसे अभी थोड़ा और दौड़ना है। मेड स्माइल करती है, अपने मास्टर की डिटर्मिनेशन से खुश होकर उसको एडमिरेशन से देखती है। आधा महीना गुजर जाता है और हमारा हीरो बिना रेस्ट किए अपनी इंटेंस ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। ट्रेनिंग कोर्टयार्ड में वो बहुत एजिलिटी के साथ अपनी स्वॉर्ड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसने लगभग सारी यांग एनर्जी को डिसॉल्व कर दिया है, पर यिन एनर्जी अभी भी उसके रास्ते में रुकावट बनी हुई है। लड़के को इस बात का पछतावा होता है कि वो एक बेटर कल्टीवेशन मेथड सीखने के लिए लाइब्रेरी में एंटर नहीं कर सकता। ये सोचकर वो अपने हाथ को देखता है और विश करता है कि काश उसका एनर्जी सेंटर घाव की तरह अपने आप ठीक हो जाता। इसी बीच कुछ अप्रेंटिसेस कमेंट करते हैं कि टॉप अप्रेंटिस के पास तो यंग मास्टर को हराने का चांस था। उनमें से एक कहता है कि आवाज़ नीचे रखो, कहीं वो सुन लेगा और फाइट शुरू होने से पहले ही हार मान लेगा।
दूसरा सोचता है कि ये अफवाहें फैलाना ही तो ग्रैंड मास्टर का इंटेंशन था, ताकि वो जवान लड़का हार मान ले। पर हमारा हीरो उनकी पूरी बात सुन लेता है और उसके चेहरे पर एक सीरियस लुक आ जाता है। बुलीज का एक और ग्रुप मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यंग मास्टर को तो तलवार और फावड़े यानी हो में फर्क भी नहीं पता। अचानक प्रोटैगनिस्ट वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या उनके पास शेयर करने के लिए कुछ बहुत फनी है। एक सीरियस लुक के साथ वो उस ग्रुप के लीडर को फेस करता है और पूछता है कि क्या वो टॉप अप्रेंटिस है। वो लड़का यंग मास्टर के इस अचानक सवाल से थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसको वापस घूरता है। फिर वो बैठ जाता है और कंफर्म करता है कि वही टॉप अप्रेंटिस है, पर यंग मास्टर को कहता है कि फाइट की टेंशन ना ले। प्रोटैगनिस्ट को लगता है जैसे उसने वो शक्ल पहले कहीं देखी है और पूछता है कि उस लड़के का नाम क्या है। एक स्मर्क के साथ वो अप्रेंटिस अपना नाम ली सकजी बताता है और अपने हाथ फोल्ड कर लेता है। ये नाम सुनते ही हमारा हीरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे एक फ्लैश ऑफ मेमोरी आता है। उसे फिर याद आता है कि ये आदमी वही गद्दार था जिसने डेमोनिक कल्ट को इन्फॉर्मेशन लीक की थी। गुस्से में लड़का अपने दांत पीसता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसे क्लैन की बर्बादी का असली जिम्मेदार मिल गया है। वो गद्दार कहता है कि याद रखा जाना उसके लिए एक ऑनर की बात है और हमारा हीरो जाने के लिए मुड़ जाता है। यंग मास्टर सोचता है कि वो तो बस अपना बेस्ट देने का प्लान कर रहा था, पर अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। आंखों में नफरत लिए वो कसम खाता है कि वो उस कमीने गद्दार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आधा महीना और गुजर जाता है और आखिरकार उन दोनों वॉरियर्स के बीच उस बड़े ड्यूल का दिन आ ही जाता है। भीड़ में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उनसे यंग मास्टर को बुरी तरह पिटते हुए देखने का और वेट नहीं हो रहा। अचानक एक आदमी चिल्लाता है और सबको ड्यूल शुरू होने के लिए शांत होने को कहता है। फिर वो अनाउंस करता है कि ग्रैंड मास्टर का अरेंज किया हुआ ये मैच बस शुरू होने वाला है और फाइटर्स को बुलाता है। अपने थ्रोन पर बैठे हुए यंग मास्टर के अंकल चैलेंजर ली सकजी को अरीना में बुलाते हैं। फिर वो गद्दार सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता है और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कॉल एक्सेप्ट करता है। हाथ में लकड़ी की तलवार लिए वो राइवल भीड़ की तरफ मुड़ता है, एकदम सेल्फ अश्योर्ड लगते हुए। उसके बाद वो आदमी दूसरे चैलेंजर हमारे प्रोटैगनिस्ट चियोन मुरियांग का नाम अनाउंस करता है, पर सबको सरप्राइज करते हुए यंग मास्टर वहां नहीं आता और अनाउंसर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो उस लड़के को भीड़ में ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। भीड़ आपस में फुसफुसाने लगती है, ये सोचते हुए कि क्या वो मोटा लड़का ड्यूल से डरकर भाग गया। उन अप्रेंटिसेस में से एक मजाक उड़ाते हुए हंसता है जब वो नोटिस करता है कि वो जवान लड़का अभी तक नहीं आया। इस पर बाकी सारे वॉरियर्स भी उस डरपोक यंग मास्टर पर हंसने और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सीन देखकर अंकल के चेहरे पर एक अनफ्रेंडली लुक आ जाता है, जबकि वो गद्दार एक विक्टोरियस स्माइल देता है। पर अचानक एक मिस्टीरियस आवाज कहती है कि चियोन मुरियांग यही है, जिससे वो राइवल सरप्राइज हो जाता है। ग्रैंड मास्टर भी शॉक हो जाते हैं और मुड़कर देखते हैं कि आवाज कहां से आई। दूर से हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी मेड के साथ शांति से अरीना की तरफ आ रहा है। फिर वो लड़का बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़कर बैटलफील्ड में एंटर होने के लिए प्रिपेयर होता है। भीड़ कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि वो पहले वाला मोटा लड़का कहाँ गया। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि इतनी इंप्रेसिव फिजिक वाला ये आदमी ही यंग मास्टर है। एक सीरियस और कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो बस अभी पहुंचा है। हर कोई इस चेंज को देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि उसने इतना वेट कैसे कम कर लिया। फिर वो लड़का अपर लेवल की तरफ देखता है, जहां उसके अंकल उसे एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहे होते हैं। अपनी तलवार हाथ में लिए वो झुकता है और लेट होने के लिए ग्रैंड मास्टर से माफी मांगता है, पर वो आदमी उसे फॉर्मेलिटी साइड रखने को कहता है और पूछता है कि क्या वो तैयार है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ यंग मास्टर कहता है कि बिल्कुल वो तैयार है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ ही दोनों ओपोनेंट्स अरीना के बीच में एक दूसरे को फेस करते हैं, कम्बैट शुरू होने के लिए एकदम रेडी। राइवल सोचता है कि सिर्फ 1 महीने की स्वॉर्ड ट्रेनिंग के बाद उससे लड़ना एकदम बेवकूफ़ी है। फिर वो गद्दार सोचता है कि ग्रैंड मास्टर ने आखिर क्या सोचकर इस फाइट को अलाउ किया होगा। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि हेवनली ड्रैगन और फीनिक्स कैप्टन्स भी ये सब देख रहे हैं। इसको देखकर राइवल डिसाइड करता है कि वो इस चांस का यूज करके उन पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। हमारा हीरो नोटिस करता है कि उसका ओपोनेंट अभी से प्लान कर रहा है कि अपने सुपीरियर्स को कैसे खुश करे। वो सोचता है कि उसका राइवल एकदम सड़ा हुआ पैरासाइट है जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पावर से चिपका रहता है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि हेवनली ड्रैगन्स की स्वॉर्ड कॉप्स ज्वाइन करने के बाद वो गद्दार तलवार की स्किल से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से पावर के करीब गया था और लालच में अंधा होकर उसने पास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन डेमोनिक कल्ट को बेच दी थी। लड़के को याद आता है कि जब उसे ये सब रियलाइज हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर अब वो उसे जज करेगा। वो सोचता है कि उस राइवल ने अभी तक वो क्राइम कमिट नहीं किया है और इसीलिए उसको अभी रोकना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ गद्दार सोचता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इसी वजह से वो टॉप अप्रेंटिस बन पाया, पर हमारा हीरो सोचता है कि उसके राइवल की लक अब खत्म हो चुकी है।
क्योंकि उसे उसके सारे डर्टी सीक्रेट्स पता हैं। चेहरे पर एक स्माइल के साथ वो डिक्लेयर करता है कि उसके ओपोनेंट का करियर आज यहीं खत्म होता है। अनाउंसर फिर कहता है कि फाइट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक वो स्टॉप नहीं कहता, और ये कोई मौत तक चलने वाला ड्यूअल नहीं है। उसके साथ ही दोनों ओपोनेंट्स अपनी तलवारें हाथ में लेकर कम्बैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। गद्दार उस यंग मास्टर को चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल के साथ घूरता है। फिर ग्रैंड मास्टर फाइनली ड्यूअल शुरू होने के लिए चिल्लाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए प्रोटैगनिस्ट सीधा अपने ओपोनेंट पर चार्ज करता है, पर राइवल उस अटैक को डॉज कर लेता है और एक स्माइल के साथ काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। एक डाउनवर्ड स्ट्राइक के साथ गद्दार यंग मास्टर को पूरी ताकत से हिट करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि उसने उस बिजार टेक्निक के बारे में सुना है जिससे उस लड़के ने पिछला ड्यूअल जीतने के लिए यूज की थी। एक स्मर्क के साथ राइवल अपना स्टांस चेंज करता है और उसे वही चीज उस पर ट्राई करने का चैलेंज देता है। हमारा हीरो फिर एक सीरियस और डिटर्मिन्ड लुक के साथ दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। राइवल उसे चैलेंज करता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसके हाथ से तलवार छीन कर दिखाए। अचानक दोनों लकड़ी की तलवारें एक इंप्रेसिव फोर्स के साथ टकराती हैं। उस ब्लो के इम्पैक्ट से चिंगारियां उड़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे को आंखों में नफरत लिए घूरते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ से सरप्राइज हो जाता है, जबकि राइवल अपने दांत पीसता है। दोनों वॉरियर्स अरीना के बीच में ताकत की एक स्ट्रगल में लॉक हो जाते हैं। एक क्विक मूव के साथ हमारा हीरो पीछे हटता है और स्ट्राइक्स का एक सीक्वेंस शुरू करता है। फिर वो लड़का अपने ओपोनेंट पर फास्ट और प्रिसाइज अटैक्स की एक सीरीज के साथ हमला करता है। एक फोकस्ड गेज के साथ वो अपने अजाइल मूवमेंट से अपने राइवल पर प्रेशर बनाना कंटिन्यू करता है। यंग मास्टर फिर घूमता है और अपनी पूरी ताकत से एक फाइनल ब्लो में अटैक करता है। राइवल कहता है कि वो यंग मास्टर की डिग्निटी के लिए थोड़ी मर्सी दिखाने वाला था, पर वो क्लेम करता है कि वो ग्रैंड मास्टर्स के सामने शो ऑफ करने का चांस वेस्ट नहीं कर सकता। राइवल उसको कहता है कि उससे ज्यादा नफरत ना करे, जबकि वो लड़का दर्द से अपने दांत पीसता है। अचानक ब्लो की फोर्स से हमारे हीरो की लकड़ी की तलवार बीच से 2 टुकड़ों में टूट जाती है। उसकी गार्ड डाउन होते ही गद्दार इस मौके का फायदा उठाता है और अपने ओपोनेंट की कलाई पकड़ लेता है। फिर वो अपने पैर का यूज करके यंग मास्टर को गिराने और उसका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना बैलेंस खो देता है और जमीन पर गिरने लगता है, एकदम डिफेंसलेस। पर एक क्विक मूव से वो खुद को रिकवर कर लेता है और आखिरी सेकंड में गिरने से बच जाता है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो लड़का अपने ओपोनेंट को फेस करता है, खुद को घबराने नहीं देता। गद्दार की बॉडी से एक पिंक ऑरा ऑफ पावर निकलने लगती है जब वो एक स्ट्राइक प्रिपेयर करता है। एक विकेट स्माइल के साथ वो यंग मास्टर को बहुत ध्यान से देखने को कहता है। राइवल फिर अपनी पूरी ताकत से यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। हमारा हीरो इस अनएक्सपेक्टेड अटैक की स्पीड और स्ट्रेंथ से सरप्राइज हो जाता है। ब्लोज की एक पूरी झड़ी यंग मास्टर पर पड़ती है, जिसके पास डिफेंड करने का कोई रास्ता नहीं बचा लगता। गद्दार फिर दोनों वॉरियर्स के बीच लेवल के इस बड़े डिफरेंस की शेखी बघारता है और इसी के साथ प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस भारी अटैक से हार गया हो। राइवल कहता है कि एक निठल्ले से लड़ना शर्म की बात थी, पर इससे उसकी स्किल शो ऑफ हो गई। फिर एक विक्टोरियस स्माइल के साथ वो सेलिब्रेशन में अपनी मुट्ठी हवा में उठाता है। गद्दार कहता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ और वो तालियां बजने का वेट करता है, पर उसे वहां की शांति कुछ अजीब लगती है और वो सोचता है कि उसे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। कंफ्यूज होकर वो आसपास देखता है और रियलाइज करता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड साइडवेज दिख रहा है। फिर राइवल को रियलाइज होता है कि वो खुद जमीन पर पड़ा है और उसके मुंह में लकड़ी का एक टुकड़ा है। राइवल सोचता है कि आखिर हुआ क्या और उसे एक बूट अपने चेहरे के पास आता हुआ दिखता है। तब उसे समझ आता है कि यंग मास्टर उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। एक मॉकिंग स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या राइवल को अच्छी नींद आई। कुछ समझ ना आने पर वो अग्रेसर सोचता है कि वो जमीन पर क्यों पड़ा है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही और वो पूरी तरह पैनिक में चला जाता है। पूरी तरह पैरालाइज्ड वो गद्दार अरीना में वहां पड़ा रहता है, मूव करने में नाकाबिल। उसके बगल में लड़का अपनी लकड़ी की तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा देखता है। अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैश ऑफ मेमोरी आता है और उसे फाइनली सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि एक्चुअली में वही था जिस पर यंग मास्टर ने अटैक किया था। हमारे हीरो की तलवार उसकी तलवार से टकराई थी और उसने उसे तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया था। वो लड़का फिर याद करता है कि उसका वेपन पहले ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। फटी हुई आंखों के साथ राइवल अपनी हार का वो एग्जैक्ट मोमेंट याद करता है। प्रोटैगनिस्ट ने एक पावरफुल टेक्निक यूज की थी जिसने गद्दार की तलवार को पाउडर बना दिया और उसी ब्लो से उसने अपने ओपोनेंट के मुंह पर सीधा वार किया था। अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि राइवल बिना किसी रिएक्शन के हवा में उड़ गया था। वापस प्रेजेंट में गद्दार को आखिरकार समझ आ जाता है कि वो पूरी तरह से हार चुका है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो पहले वाले उस यूजलेस मोटे लड़के जैसा किसी से हार गया। हमारा हीरो फिर उसे एक पोटेंशियल ट्रेटर बुलाता है, जिससे राइवल कंफ्यूज हो जाता है। एक सीरियस लुक के साथ वो उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देता है क्योंकि वो उस पर नजर रखने वाला है।
हारने वाला खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसने बस एक सेकंड के लिए अपना गार्ड लोअर किया था। जमीन पर पड़े हुए राइवल सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। हमारा हीरो उसके पास खड़ा होता है, जबकि गद्दार सोचता है कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। भीड़ शॉक में होती है और सोचती है कि क्या सच में फाइट एक सिंगल ब्लो में खत्म हो गई। आंखों में आंसू लिए मेड सब कुछ देखती है और अपने यंग मास्टर को पुकारती है। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने अंकल को फेस करता है, जो उसे अपर लेवल से देख रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर उसको वापस देखते हैं, उनके चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन होता है। इसी के साथ यंग मास्टर वहां अरीना में अपने हारे हुए ओपोनेंट के पास खड़ा रहता है। लड़के के अंकल बिना कुछ बोले एक सीरियस लुक के साथ उसे घूरते रहते हैं। हमारा हीरो फिर प्योर डिटर्मिनेशन वाले एक्सप्रेशन के साथ उन्हें वापस घूरता है। पूरी भीड़ शांत होती है, ड्यूअल के इस अनएक्सपेक्टेड आउटकम से शॉक्ड। तभी कैप्टन्स में से एक गुस्से में अपनी मुट्ठी कसता है। फिर वो कंप्लेन करता है कि उस बेवकूफ ने यंग मास्टर को निकाल बाहर करने का चांस बर्बाद कर दिया। आंखों में नफरत लिए वो आदमी अपने दांत पीसता है और कहता है कि ये बहुत इरिटेटिंग है। एक फ्लैश में हम देखते हैं वो मोमेंट जब प्रोटैगनिस्ट किक मारकर अपने ओपोनेंट को दूर फेंकता है। गद्दार फिर जमीन पर हारा हुआ गिर जाता है, उसकी लकड़ी की तलवार पूरी तरह टूटी हुई। हमारा हीरो अपने ओपोनेंट के ऊपर सुपीरियॉरिटी के एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होता है। अपने थ्रोन से ग्रैंड मास्टर बस अपने हाथ फोल्ड किए इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। भीड़ फिर सोचने लगती है कि क्या उस यंग मैन ने जीतने के लिए कोई ट्रिक यूज की थी। लड़का सोचता है कि इस जीत के साथ अब वो कमीना और भी ज्यादा घमंडी हो जाएगा। लड़के के अंकल फिर उसे एक सस्पिशियस गेज के साथ देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हुआ क्या। अंकल खड़े होते हैं और मैच के ग्रैंड विनर का नाम अनाउंस करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर हमारा हीरो चिल्लाकर कहता है कि उसे पता है कि उन सबको उससे क्या शिकायतें हैं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। लड़का मानता है कि पास्ट में उसने जो गलतियां की हैं उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जब उसके अंकल उसे गुस्से में घूर रहे होते हैं, मेड इस सिचुएशन को लेकर परेशान लगती है। वो भीड़ से कहता है कि उसे उन सब के चेहरे याद नहीं हैं जिनके साथ उसने बुरा किया है, और वो क्लेम करता है कि वो सब काम पुराने क्यान मेरियांग ने किए थे, उसने नहीं। फिर भी वो कहता है कि वो उन सब पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये कहकर वो यंग मैन बहुत फोर्स और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी मुट्ठी कसता है। फिर वो भीड़ की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब वो नया चियोन मुरियांग है। लड़का फिर पास्ट के अपने सारे आउटरेजियस बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। उसी के साथ वो वहां प्रेजेंट सभी लोगों के सामने एक सिंसियर माफी मांगते हुए झुकता है। ऑडियंस की तरफ पीठ किए हुए वो प्रेटिपेंटेंस के साइन के रूप में झुका रहता है। बाकी अप्रेंटिसेस इस सीन को पूरी तरह शॉक में और बिना किसी रिएक्शन के देखते हैं। आंखों में आंसू लिए मेड बड़े प्राउड से अपने मास्टर को देखती है। ग्रैंड मास्टर भी अपने भतीजे के इस अनएक्सपेक्टेड एटीट्यूड से सरप्राइज लगते हैं। माफी मांगने के बाद यंग मास्टर खड़ा होता है और फिर से सबको फेस करता है। फिर वो कहता है कि अगर इतने से उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो उन्हें चैलेंज करता है कि वो किसी भी टाइम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ सकते हैं, क्योंकि वो वहीं मिलेगा। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ लड़का साइड में मुड़ता है, अपना नया डिटर्मिनेशन दिखाते हुए। ग्रैंड मास्टर बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप इस सीन को देखते रहते हैं। इसके बाद हमारा हीरो मेड को बुलाता है ताकि वो लोग वहां से जा सकें। अंकल फिर थोड़े थॉटफुल हो जाते हैं और लगता है कि जो कुछ भी हुआ उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम एक नीला आसमान देखते हैं जिसमें सूरज पत्तों के बीच से चमक रहा होता है। लड़का उस लड़की को तलवार पकड़ने के लिए थैंक यू कहता है और वो कहती है कि उस वेपन ने उसे ताकत दी। फिर वो तलवार वापस मांगता है, पर लड़की सरप्राइज होकर पूछती है क्यों। हमारा हीरो लड़की के रिएक्शन से कंफ्यूज हो जाता है और कुछ समझ ना आने पर उसे देखता है। मेड उस तलवार को गले लगाती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर और लिटिल हेवन को अपने पास रखने की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट एकदम स्पीचलेस रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसने वेपन को ये कैसा निकनेम दिया है। अचानक एक आवाज उसे पूछती है कि उसने क्या काटने की कोशिश की थी, और लड़का मुड़ जाता है। यंग मैन फिर उस बिल्डिंग की तरफ जाता है जहां उसके अंकल अपर लेवल से उसे देख रहे होते हैं। एक स्माइल के साथ वो सोचता है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ये वर्ड्स दोबारा सुनेगा। अंकल पूछते हैं कि वो सवाल क्यों नहीं करता कि आखिर वो लड़का खुद उस तलवार से क्या काटना चाहता था। हमारा हीरो फिर एक स्माइल के साथ जवाब देता है कि उसका टारगेट आसमान था। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो कहता है कि उसका गोल खुद आसमान को काटना था। ग्रैंड मास्टर अपने भतीजे के इस अनएक्सपेक्टेड आंसर से पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो सोचते हैं कि ये आइडिया तो एकदम एब्सर्ड यानी बेवकूफ़ी भरा है। वो आदमी सोचता है कि यही वो रास्ता था जिससे उसने अपनी पूरी लाइफ परस्यू किया, और अब उसका भतीजा इसे समझ रहा है। ये सोचकर अंकल मानते हैं कि वो बैट हार गए और उसकी एक विश पूरी करेंगे। यंग मैन हेवनली ड्रैगन की लाइब्रेरी में एंटर होने की डिमांड करता है, पर उसके अंकल इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते हैं।
लड़का थॉटफुल हो जाता है क्योंकि उसका मेन प्लान तो मिट्टी में मिल गया था। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो हर दिन एक पर्सन के साथ ट्रेन करने को कहता है। अंकल इस रिक्वेस्ट से सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे बस यही चाहिए। एक स्माइल के साथ वो कंफर्म करता है और कहता है कि रियल कॉम्बैट से अच्छी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ग्रैंड मास्टर उसको कुछ देर के लिए देखते हैं, जैसे प्रपोजल पर कंसिडर कर रहे हों। फिर अंकल मुड़ते हैं और कहते हैं कि उनका भतीजा हर दिन स्ट्रांग होता जाएगा। अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लिए लड़का कहता है कि वो बस यही उम्मीद कर रहा है। डील सील होने के बाद ग्रैंड मास्टर वहां से चले जाते हैं, उन दोनों को वहीं छोड़कर। मेड पूछती है कि उसका आसमान को काटने से क्या मतलब था, पर वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। अगले दिन हेवनली क्लैन में एक नई सुबह की शुरुआत होती है। उन बुलीज में से एक गुस्से में जमीन पर लात मारता है और कंप्लेन करता है कि ये बहुत अनॉइंग है। वो कंप्लेन करता है कि यंग मास्टर बस एक बार लकी क्या हो गया, एरोगेंट बन रहा है। पर ग्रुप के लीडर को लगता है कि ये एक्चुअली में एक अच्छी चीज हुई। आखिर में वो अग्रेसर अपनी तलवार को कस के पकड़ता है, फिर वो एकदम बुरे इरादे वाले लुक के साथ अपने वेपन को म्यान से निकालता है। ब्लेड पर पड़ने वाला रिफ्लेक्शन उसे पुराने मास्टर के साथ हुए पास्ट के एक इवेंट की याद दिलाता है। उसे याद आता है कि वो मोटा यंग मास्टर हमेशा की तरह सिटी में ट्रबल क्रिएट कर रहा था। उस पुराने वारिस ने खुद को कियान फैमिली के महान यंग मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। वो बुली और उसके दोस्त यंग मास्टर की वजह से एक महंगे टैवर्न यानी शराब खाने में थे। उसका एक दोस्त उसे एडवाइस देता है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो क्योंकि वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। वो मोटा पुराना मास्टर गुस्से में चिल्ला रहा था और पूछ रहा था कि क्या वो कोई मजाक है। जमीन पर पड़ा एक सर्वेंट उसे वार्न करने की कोशिश कर रहा था कि ये डेंजरस है और उसे पीछे हटने को कह रहा था। अचानक तलवार की ब्लेड एक इंप्रेसिव स्पीड से मूव करती है। इसके साथ ही वो वेपन उस बुली के चेहरे पर लगता है, जो उस घाव से शॉक में होता है। लड़के का खून बहने लगता है और टैवर्न के फर्श पर टपकने लगता है। मोटा लड़का फिर उससे पूछता है कि वो उसके रास्ते में क्यों आया और बुली उसे एक इडियट बुलाता है। खून से सने मुंह के साथ वो अग्रेसर अपनी आंखों में भरी नफरत लिए अपने ओपोनेंट को घूरता है। पुराना मास्टर उस पे इंजरी फेक करने का इल्जाम लगाता है और उसे वहां से निकल जाने को कहता है। वापस प्रेजेंट में ब्लेड पर अग्रेसर का रिफ्लेक्शन उसकी पूरी नफरत दिखाता है। फिर वो कसम खाता है कि वो प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर भी वही सेम घाव छोड़ेगा और इसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाएगा।